हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे सीरियल किलर्स के स्टोरी बताऊंगा जो रियल में उस सीरियल किलर ने ऐसे परफॉर्म किए थे। अब ये मिथ था या रियल में कुछ सीरियल किलर्स ऐसे दरिंदगी किए हुए थे, तो उन सभी का स्टोरी आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो अगर आपको इस टाइप की वीडियोस पसंद है तो ही आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप वीडियो को देखें फिर आप डरें, इसलिए ये थोड़ा डिस्टर्बिंग भी हो सकता है। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें अगर आप इस टाइप की वीडियो देखते हैं तो ही। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। द फैंटम ऑफ हेलब्रॉन। अप्रैल 25, 2007 का दिन था। एक 25 साल की ओल्ड जर्मन पुलिस ऑफिसर मिचेल और उसका पार्टनर मार्टिन जर्मनी के हेलब्रॉन एरिया में पेट्रोल पर थे। दिन काफ़ी नॉर्मल चल रहा था, कुछ खास नहीं हो रहा था, तो दोनों ने डिसाइड किया कि थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं और एक पार्क के पार्किंग लॉट के कोने में गाड़ी लगा के बैठ गए। उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उनके साथ क्या होने वाला है। कुछ देर बाद एक अननोन आर्म्ड इंडिविजुअल उनकी कार के पीछे से आता है और बिना वार्निंग दिए फायर कर देता है। दोनों ऑफिसर्स के सर में गोली लगती है। कुछ देर बाद एक टैक्सी ड्राइवर वहां से गुजरता है। ये सीन वो देखता है और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करता है। जब रेस्क्यू टीम पहुंचती है, दोनों ऑफिसर कार के बाहर मिले और उनके सर्विस वीपन्स और हैंडीकफ्स मिसिंग थे। लग रहा था जैसे किलर ने उनसे ये सब चीज़ें ले ली हो। शायद इसी वजह से दोनों कार से बाहर निकले थे। मिरेकुलसली ऑफिसर मार्टिन बच गया, मल्टीपल सर्जरीज और 4 हफ्तों के कोमा के बाद। लेकिन जब होश आया उससे कुछ भी याद नहीं था। कंप्लीट एमनेसिया। पुलिस के पास कोई डायरेक्ट लीड नहीं थी, लेकिन जब सब होप ख़त्म हो रही थी, इन्वेस्टिगेटर्स को डीएनए सैंपल मिला पेट्रोल कार के डैशबोर्ड पर। यही डीएनए उन्हें एक ऐसे रैबिट होल में ले गया जहां से निकलना मुश्किल था। डीएनए एनालिसिस में पता चला कि ये सैंपल पिछले 10 साल के डजन्स क्राइम से मैच करता है। सबसे पहला क्राइम मई 1993 में हुआ था। एक 62 साल की बूढ़ी महिला को उसके घर में स्टील वायर से स्ट्रेंगल्ड किया गया था। दूसरा सिमिलर केस 2001 में हुआ। एक 61 साल के ओल्ड मैन का भी ऐसे ही मर्डर हुआ। दोनों के घर से लार्ज अमाउंट ऑफ कैश मिसिंग था। फिर अक्टूबर में एक पार्क में खेलते वक्त एक बच्चा ड्रग सिरिंज पर पैर रख देता है। उस सिरिंज से भी वही डीएनए मिलता है। अब इन्वेस्टिगेटर्स ने एक प्रोफाइल बनाया। एक ईस्टर्न यूरोपियन वुमेन जो एल्डरली लोगों को लूट कर अपनी एडिक्शन को फ्यूल करती है। 2001 के बाद के कई अनसॉल्व केसेस, 20+ बर्गलरीज, कार थीव्स और क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया सब में उसी का डीएनए मिलता गया। एक केस में तो फ्रांस में एक गैंग ने वियतनामीज ज्वेल ट्रेडर्स पर अटैक किया था और बर्गलरी ऑस्ट्रेलिया के ऑप्टोमेट्रिस्ट स्टोर में हुई थी। हर जगह एक ही डीएनए, लेकिन कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, कोई विटनेस नहीं। इसलिए मीडिया ने उसे नाम दिया द वुमेन विदाउट ए फेस। कुछ लोग अरेस्ट भी हुए, लेकिन किसी ने उस औरत का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। फिर जनवरी 2008 में पुलिस को एक लेक में 3 डेड बॉडीज मिलती हैं। 2 के हेडशॉट वाउंड्स और तीसरे के स्ट्रंगल किया गया था, बिल्कुल उसी पैटर्न में जैसे द फैंटम करती थी। लग रहा था ये सीरियल किलर अब एक्टिव हो गई है और बॉर्डर के पार तक फैल गई है। इन्वेस्टिगेटर्स डे नाइट लग गए,
लेकिन फैंटॉम हर जगह अपना डीएनए छोड़ती रही। 40+ रॉबरीज और 6 मर्डर्स अक्रॉस 3 कंट्रीज। सब लोग कंफ्यूज थे, एक इंसान इतनी जगह कैसे हो सकता है। फाइनली मार्च 2009 में ट्रुथ सामने आया। एक आदमी अनरिलेटेड केस में अरेस्ट हुआ और उसका डीएनए फैंटॉम से परफेक्ट मैच निकला। शॉकिंग बात यह है कि फैंटम तो एक वोमेन थी। तब समझ में आया सारी इन्वेस्टिगेशन कॉन्टेमिनेटेड डीएनए स्वैप्स से की गई थी। उन स्वैप्स पर फैक्ट्री में काम करने वाली एक फीमेल वर्कर का डीएनए पहले से लगा हुआ था। मतलब सालों तक पुलिस एक घोस्ट किलर के पीछे भागती रही जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। एक फॉरेंसिक ब्लंडर जिसने रियल विक्टिम्स के किलर्स कभी पकड़े ही नहीं गए, क्योंकि सब एक फैंटॉम को ढूंढ रहे थे जो कभी थी ही नहीं। नेक्स्ट, द मैनचेस्टर पुशर। ये स्टोरी है एक यंग इंडियन स्टूडेंट सॉविक पॉल की, जिसका मिस्टीरियस डेथ ने मैनचेस्टर सिटी को हिला के रख दिया। सॉविक 19 साल का लड़का इंडिया से यूके गया था 2012 में मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में आर्ट्स डिग्री परस्यू करने। वहाँ अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स बनाए और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। 31 दिसंबर 2012 को न्यू ईयर्स ईव के दिन सॉविक अपने दोस्तों के साथ गया वेयर हाउस प्रोजेक्ट नाइट क्लब में पार्टी करने। सब एंजॉय कर रहे थे जब तक रात के 11 बजे के आसपास एक टेक्स्ट आता है। सॉविक ने अपने फ्रेंड को मैसेज किया कि उसे क्लब से निकाल दिया गया है, किक्ड आउट। फ्रेंड ने तुरंत कॉल बैक करने की कोशिश की लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उस रात सॉविक वापस घर भी नहीं गया। सुबह 5:30 बजे उसके फ्लैटमेट ने मिसिंग रिपोर्ट फाइल की। सीसीटीवी में सॉविक को लास्ट टाइम क्लब के बाहर खड़े देखा गया 1 मिनट तक। फिर वो वॉक करते हुए गया और उसके बाद वो कहीं नहीं मिला। 3 हफ्ते बाद 22 जनवरी को डाइवर्स ने उसका डेड बॉडी ब्रिज वाटर कैनल के पास ओल्ड ट्रैफोर्ड स्टेडियम के नियर डिस्कवर किया। इन्वेस्टिगेशन में बोला गया कि सॉविक एक्सीडेंटली कैनल में गिर गया। ठंडी पानी ने उसके बॉडी को नम कर दिया और वो ड्रॉन हो गया। लेकिन सबको ये एक्सप्लेनेशन हजम नहीं हुआ। बहुत लोगों का मानना था सॉविक की मौत एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि मैनचेस्टर पुशर नाम के एक मिस्टीरियस सीरियल किलर का काम है। इस मैनचेस्टर पुशर के बारे में पहली बार 2015 में लिखा गया था। साइकोलॉजी प्रोफेसर क्रेग जैक्सन ने एक आर्टिकल में मेंशन किया था कि 2008 से लेकर अब तक मैनचेस्टर में 85 से ज़्यादा मिस्टीरियस ड्राइंग डेथ्स हुई हैं। नंबर यूजुअली हाई था और कई केसेस में कॉज ऑफ डेथ क्लियर नहीं था। कहीं सीसीटीवी नहीं, कहीं विटनेसेस नहीं। बस हर बार एक यंग मैन रात के टाइम नदी या कैनल में डूबा हुआ मिलता। फिर आया 10 अप्रैल 2018 का दिन। एक 34 साल के ओल्ड आदमी नाइट शिफ्ट के बाद साइकिल चला के घर जा रहा था ब्रिज वाटर कैनाल के साइड में। रात के 10 बजे के आसपास अचानक एक आदमी शैडोज में से निकलता है और उसके नेक पर पंच करता है। साइकिलिस्ट बैलेंस लॉस करता है और सीधा कैनल में गिर जाता है। पानी काफ़ी ठंडा था लेकिन वो समहाउ सरफेस तक पहुंच गया। जब वो कैनल के एज पे आके निकलने लगता है तब वही आदमी उसके हाथ पे किक मार देता है।
फिर से उसे पानी में गिरा देता है। लेकिन एक लकी मोमेंट, एक एम्बुलेंस वहाँ से पास करती है, जिससे अटैकर डर के भाग जाता है। साइकिलिस्ट ने स्ट्रगल करते हुए फाइनली खुद को बाहर निकाला और सेफ हो गया। उसने अपनी स्टोरी फेसबुक पर शेयर की और बस इंटरनेट में मैनचेस्टर पुशर का नाम फिर से वायरल हो गया। सबने माना फाइनली एक सर्वाइवर ने किलर को देखा है, लेकिन पुलिस ने ये थ्योरी कंप्लीटली रिजेक्ट कर दी। उनका कहना था कि मेजॉरिटी ऑफ ड्रॉइंग डेथ्स अल्कोहल रिलेटेड एक्सीडेंट्स हैं। मैनचेस्टर के कैनल्स के आसपास बहुत सारे पब्स और नाइट क्लब्स हैं। लोग लेट नाइट ड्रिंक करके वॉक करते हैं और गलती से कैनल में गिर जाते हैं। प्रोफेसर क्रेग जैक्सन और कुछ लोगों के अलावा किसी ने भी इस थ्योरी को सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने कहा अगर कोई रियल पुशर होता तो सीसीटीवी में कभी ना कभी कैप्चर होता, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। साइकिलिस्ट की कहानी भी शायद ओवर ड्रामेटिक या फेक थी, बस कॉन्स्पिरेसी और थ्रिल के लिए बनाई गई। और आज तक मैनचेस्टर पुशर एक अर्बन लेजेंड बन के रह गया, एक ऐसा सीरियल किलर जो शायद कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। द सालिश सी किलर। 20 अगस्त 2007 का दिन था। ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा के एक छोटे से आइलैंड जेडेडिया आइलैंड के कोस्ट पर एक 12 साल की लड़की अपने पेरेंट्स के साथ वॉक कर रही थी। तभी उसकी नज़र एक अजीब चीज़ पर पड़ती है, एक रनिंग शू जो समुंदर के किनारे पे वॉश होकर आया था। पहले तो वो क्यूरियस हो गई, शू उठाया और देखा कि शू काफ़ी नया लग रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अंदर देखा उसका दिल धर गया। उस शू के अंदर एक इंसानी पाँव, ह्यूमन फुट था। ये डिस्कवरी ऑलरेडी काफ़ी डिस्टर्बिंग थी, लेकिन सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात ये थी, ये सिर्फ शुरुआत थी। बस 6 दिन बाद एक कपल नियर बाई गैब्रियोला आइलैंड के कोस्ट पे हाइक कर रहे थे। तब उन्हें एक और शू मिलता है और इस बार भी अंदर एक ह्यूमन फुट था, लेकिन दोनों शू अलग अलग साइज और ब्रांड के थे और दोनों राइट फिट थे। मतलब क्लियरली ये दो अलग अलग लोगों के पांव थे। इसके बाद तो ये एक टेरिफाइंग पैटर्न बन गया। नेक्स्ट फ्यू सालों तक, मतलब अगले कुछ सालों तक, सैलिश सी के आसपास लगभग हर साल 1 या 2 शू मिलते रहे, जिनमें से कुछ में ह्यूमन फिट होते थे, यानी कि इंसानी पैर होते थे। 2007 से लेके 2019 तक टोटल 21 अलग अलग शूज़ मिले, सब में इंसानी पाँव। इंटरनेट पे लोगों ने थ्योरी बनानी शुरू कर दी। क्या ये किसी सीरियल किलर का काम है? क्या कोई सैलिश सी किलर है जो लोगों के पैर काट के सी में फेंक रहा है? कुछ लोगों ने कहा ये 2004 के इंडियन ओशियन सुनामी विक्टिम्स के रिमेन्स हो सकते हैं। कुछ ने बोला ये गैंगस्टर्स यानी ह्यूमन ट्रैफिकर्स के काम है, और कुछ ने बोला ये सब एक मिस्टीरियस मर्डरर का पैटर्न है। लेकिन सच उससे बिल्कुल अलग था। दिसंबर 2011 में एक और शू मिला। इस बार सीटल के पास ये शू एक प्लास्टिक बैग में रैप था और साथ में लोअर लेग भी अटैच था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो एक सेपरेट मर्डर केस का एविडेंस था और सैलिश सी के बाकी केसेस से कोई लिंक नहीं था। फिर डीएनए टेस्टिंग शुरू हुई और तब रियल ट्रूथ सामने आया। ऑलमोस्ट सब डिस्कवर्ड फीट उन लोगों के थे जो सैलिश सी में गिर गए और
ड्रॉन हो गए थे, कुछ एक्सीडेंटली, कुछ सुसाइड के थ्रू। एक फुट तो एक फिशरमैन का निकला जो 1987 में मिसिंग हुआ था। अब सवाल ये था, अगर ये ड्रॉनिंग केसेस थे तो फिट अलग कैसे थे? फोरेंसिक्स ने एक्सप्लेन किया, जब बॉडीज वाटर में रहती है, मैरीन एनिमल्स, फिश, क्रैब्स एक्सेट्रा सॉफ्ट टिश्यू खा जाते हैं, लेकिन शूज़ फीट को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। और क्योंकि रनिंग शूज़ लाइट वेट और बेयॉन्ड होते हैं, वो इजीली समुंदर के करंट के साथ शोर तक पहुंच जाते हैं। मतलब ये सब एक नेचुरल फिनोमिनन था, कोई सीरियल किलर नहीं। 2007 से 2019 के बीच में जहां 21 शूज़ मिले, 2023 में भी एक नया केस आया सेम पैटर्न में। तो कंक्लूजन क्लियर था, सैलिश सी किलर एक रियल मर्डरर नहीं था, बल्कि एक मिस्ट्री मिसअंडरस्टूड बाय पीपल थी। एक हॉरिफाइंग कोइंसिडेंस जिसे मीडिया ने सीरियल किलर स्टोरी बना दिया, जबकि असल में ये सब अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स थे। द शिकागो स्ट्रेंगलर। जून 1999 में शिकागो एक 32 साल के ओल्ड वुमेन एंजेला फोर्ड अपने घर से निकलती हैं, बस अपने बच्चों के रिपोर्ट कार्ड्स लेने के लिए स्कूल जा रही होती हैं। जाने से पहले वो अपने बच्चों से कहती हैं मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी, लेकिन वो कभी वापस नहीं आई। उसके हस्बैंड ने सेम इवनिंग में मिसिंग रिपोर्ट फाइल की और एक हफ्ते बाद 14 जून को पुलिस ने उससे एक अबेंडन्ड बिल्डिंग में 2 मील दूर से पाया। बरेली एलाई। उसके गले पर स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स थे, बॉडी पर कई इंजरीज, लेकिन एंजेला कोमा में चली गई और 1.5 साल तक हॉस्पिटल में रही। फाइनली 4 जनवरी 2001 को उसका डेथ हो गया। वर्स्ट पार्ट, उसके किलर का कभी पता नहीं चला और बाद में एंजेला का केस एक ऐसे एलेज्ड सीरियल किलर से जोड़ा गया जिसे मीडिया ने नाम दिया द शिकागो स्ट्रेंगलर। 2018 में एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थॉमस हारग्रोव ने ये नाम पब्लिक में लाया। थॉमस एक नॉन प्रॉफिट चलाता था, मर्डर अकाउंटेबिलिटी प्रोजेक्ट, जहां वो पूरे यूएसए के क्राइम डेटा को एनालाइज करता है। उसका एल्गोरिथम मर्डर केसेस में पैटर्न और लिंक्स ढूंढता है, लोकेशन, विक्टिम्स का प्रोफाइल और किलिंग मेथड के बेस पर। 2014 में इसी एल्गोरिथम ने एक और सीरियल किलर डैरेन डियोन वैन को पकड़वाने में हेल्प की थी, जिसने कॉन्फेस किया कि उसने 7 वोमेन का मर्डर किया और एक्चुअल नंबर शायद 18 तक था। मतलब ये एल्गोरिथम टेस्टेड और सक्सेसफुल था। इसलिए जब थॉमस ने 2018 में अनाउंस किया कि शिकागो में एक पॉसिबल सीरियल किलर एक्टिव था, सबका ध्यान उस पर गया। उसके एनालिसिस के अकॉर्डिंग 2001 से लेकर 2018 तक 51 औरतों का मर्डर हुआ था। सब के केसेस में कुछ ना कुछ पैटर्न मिल रहा था। सभी विक्टिम्स मोस्टली अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी और ज़्यादातर पूरे नेबरहुड्स से बिलोंग करती थी। और सबसे कॉमन फैक्टर स्ट्रैंगुलेशन एग्जाम्पल लो। नवंबर 2007 में एक 21 साल की ओल्ड वुमेन तेरेसा बुन का बॉडी एक फ्लेमिंग डम्पस्टर में मिला। पोस्टमार्टम में पता चला उससे पहले स्ट्रैंगल्ड किया गया, फिर बॉडी को आग लगा दी गई। कुछ दिन बाद ही एक और 52 साल की ओल्ड वुमेन हजेल लेविस का बॉडी भी ऑलमोस्ट सेम तरीके से मिला।
स्ट्रैंगल्ड और बर्न। पैटर्न क्लियर था, सेम मेथड, सेम एरिया, सेम विक्टिम टाइप। ये सब देख के थॉमस ने कंक्लूड किया शिकागो में एक या एक से ज़्यादा किलर्स एक्टिव हैं जिनको हम कलेक्टिवली शिकागो स्ट्रैंगलर कह रहे हैं। लेकिन सब लोग इस थ्योरी से एग्री नहीं करते। क्रिटिक्स का कहना था 51 विक्टिम्स सुनने में शॉकिंग लगता है, लेकिन 17 साल में ये एवरेज 3 मर्डर्स पर ईयर होता है और 2.6 मिलियन पॉपुलेशन वाले सिटी में ये अनफॉर्चुनेटली अनयूजुअल नहीं है। शिकागो पुलिस डिपार्टमेंट ने भी इस थ्योरी को डिनाई कर दिया। उनका कहना था कोई एविडेंस नहीं मिलता कि ये सब एक किलर का काम है। चीफ ऑफ डिटेक्टिव्स मेलिसा स्टेपल्स ने बताया कि उन्होंने कई केसेस में डीएनए टेस्ट किए, लेकिन किसी में भी मैच नहीं मिला। मतलब सब क्राइम्स डिफरेंट किलर्स ने किए थे। सो क्या शिकागो स्ट्रैंगलर रियल है या ये सिर्फ डेटा के पैटर्न का इल्यूजन है? आज तक ये डिबेट चल रही है, लेकिन एविडेंस यही सजेस्ट करता है कि ये भी एक सीरियल किलर जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो ये थी आज की मेरी स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी सही लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही।